सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों के अंतर्गत आज छठा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। इस छठे भाग में हम पढ़ेंगे समालोचनात्मक चिंतन का विकास। समालोचनात्मक चिंतन का विकास यह टॉपिक भी दो पार्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके इस पहले पार्ट में हम चिंतन होता क्या है, चिंतन की परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा क्या दी गई हैं, चिंतन के विकास के लिए हम कौन कौन से साधन काम में ले सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम विचार करते हैं चिंतन होता क्या है, चिंतन किसे कहते हैं। देखिए, हमारे सामने जब भी कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो उस समस्या का समाधान कैसे हो, किस प्रकार हम समस्या से बाहर निकलें, इसके बारे में हम जो कुछ भी सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने मन में कोई भी उपाय लाते हैं, तो वो सोच विचार करना ही एक तरह से चिंतन कहलाता है। यदि समस्या के बारे में हम ज़्यादा विचार करते हैं, उसका समाधान नहीं ढूंढते, तब तो चिंता हो जाती है। लेकिन समस्या से बाहर कैसे निकलें, उसके उपायों के बारे में सोच विचार करते हैं, तब वो चिंतन हो जाता है। तो हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम कैसे समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। उसी चिंतन के संबंध में इस टॉपिक में हम विशेष बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, चिंतन शब्द कैसे बना है और उस चिंतन का अर्थ क्या हो सकता है। सबसे पहले देखें तो चिंतन शब्द में चिंत धातु है और चिंत धातु में जब हम लुट प्रत्यय, संस्कृत के अनुसार लुट है, हिंदी के अनुसार अन है, तो चिंत धातु में लुट या अन प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे चिंतन शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोचना। इस चिंतन का शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होगा, सोचना। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसके कारण उसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, परेशानियां, समस्याएं आती रहती है। हम समाज में रहते हैं तो समाज में ऐसी बातों का होना स्वाभाविक है। कभी कठिनाइयां, परेशानियां, समस्याएं आती रहती हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु वह भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय सोचता है। समस्याओं के समाधान के लिए मनुष्य अलग अलग प्रकार के उपायों के बारे में सोचता है। उसका यह उपाय सोचना ही क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। मनुष्य का यह उपाय सोचना ही चिंतन के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य, इसको सारांश रूप में हम क्या कह सकते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी समस्या के उत्पन्न होने पर उसके समाधान के बारे में सोच विचार करना ही चिंतन कहलाता है। कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है, उस उत्पन्न हुई समस्या का समाधान कैसे हो, उसके बारे में सोच विचार जो किया जाता है, उसी को हम चिंतन कहते हैं। इस आधार पर यदि हम निष्कर्ष निकालें तो इस आधार पर चिंतन को समस्या समाधान प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। किसी भी समस्या के समाधान की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही हम चिंतन कह सकते हैं। इसी अर्थ को अलग अलग विद्वानों के द्वारा परिभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो चिंतन की परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा क्या प्रस्तुत की गई हैं। सबसे पहले हैं रायबर्न के अनुसार चिंतन क्या है। तो देखिए, इन्होंने लिखा है, चिंतन इच्छा संबंधी क्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है और प्रयास के आधार पर चलती हुई स्थिति पर पहुंच जाती है तथा हमारी इच्छा को संतुष्ट करती है। रायबर्न के अनुसार चिंतन को इच्छा के संबंध में उत्पन्न होने वाली क्रिया बताया है कि चिंतन एक इच्छा संबंधी क्रिया है। ये इच्छा कब उत्पन्न होती है, कोई भी मन में असंतोष होता है तो उस असंतोष के कारण चिंतन की इच्छा उत्पन्न होती है। फिर हम कोई प्रयास करते हैं और प्रयास के द्वारा हम उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा असंतोष है वो संतुष्टि में बदल जाता है। तो जहां हमारी इच्छा को संतुष्टि मिल जाती है, वही स्थिति चिंतन के लिए उत्तम स्थिति बन जाती है। तो ये चिंतन की यह परिभाषा रायबर्न ने दी। रोस ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है,
चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। देखिए, चिंतन इच्छा संबंधी क्रिया है, रायबर्न। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, किसने कहा? रोस ने। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है कि हमारे मन में जो कोई भी विचार उत्पन्न होते हैं, मन से हम बातें करते हैं, वो मानसिक क्रिया ही चिंतन है, ऐसा रोस ने लिखा है। फिर वैलेंटाइन ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। चिंतन शब्द का प्रयोग हम करें तो उस श्रृंखलाबद्ध यानी श्रृंखला के रूप में लगातार उत्पन्न होने वाले विचार हैं जो हमें किसी लक्ष्य की ओर या किसी उद्देश्य की ओर लगातार ले जाते रहते हैं। हमारा कोई लक्ष्य या उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए हम जो कुछ भी सोचते हैं वही चिंतन है, ऐसा वैलेंटाइन ने लिखा है। गैरेट ने क्या लिखा है कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों या प्रतियों का प्रयोग होता है। कि चिंतन सामने प्रकट नहीं होता, रहस्यपूर्ण एक व्यवहार है जिसमें हम विविध प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं और उसके प्रयोग के आधार पर सोचते हैं, वही चिंतन है, ऐसा गैरेट ने लिखा है। एटकिंसन एवं हिलगार्ड नामक विद्वानों ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें घटनाओं तथा वस्तुओं के प्रतिनिधियों के रूप में प्रतीकों की विशेषता होती है। कोई भी ज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसमें घटनाओं, वस्तुओं के प्रतिनिधि के रूप में प्रतीक कुछ काम में लिए जाते हैं और उनके बारे में सोच करके जो विचार होता है वही चिंतन है। एटकिंसन और हिलगार्ड ने ये बात लिखी। रेबर तथा रेबर कहते हैं कि सामान्यतः चिंतन का अर्थ है विचारों, प्रतिमाओं, प्रतीकों, शब्दों, कथनों, स्मृतियों, प्रतियों, अवबोधनों, विश्वासों अथवा अभिप्रायों का अंतः ज्ञानात्मक या मानसिक परिचालन। कोई भी विचार है, प्रतीक है, शब्द है, कथन है, यादें हैं, संप्रत्यय हैं, अवबोधन, विश्वास, ये हमारे मन में चलते रहते हैं। तो उस मानसिक परिचालन की प्रक्रिया को ही रेबर और रेबर ने चिंतन कह करके पुकारा है। एक विद्वान है मोहसिन, इन्होंने क्या लिखा है? चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है। कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान क्या होगा ये हम दूसरों के सामने व्यक्त प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन मन में सोचते रहते हैं। तो किसी भी समस्या के समाधान संबंधी जो अव्यक्त अप्रकट व्यवहार है उसी को चिंतन कहा जाता है, ऐसा मोहसिन ने लिखा है। ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा चिंतन की अलग अलग परिभाषाएं लिखी गई। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर अब हम निष्कर्ष निकालेंगे कि चिंतन में क्या विशेषताएं प्राप्त हो सकती हैं। विशेषताएं चिंतन की क्या हैं? तो देखिए, उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर चिंतन में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिल सकती हैं। क्या क्या विशेषताएं आ सकती हैं? पहली है, चिंतन एक विचारात्मक प्रक्रिया है। विचारात्मक भी कह सकते हैं या मानसिक भी कह सकते हैं। चिंतन एक विचारात्मक प्रक्रिया या मानसिक प्रक्रिया है और इसका संबंध विचारों से होता है। हमारे मन में कोई भी विचार चल रहे हैं तो वो विचार करना एक तरह से चिंतन का ही भाग है। तो चिंतन विचारात्मक प्रक्रिया या मानसिक प्रक्रिया है और हमारे मन के जो विचार हैं उनका संबंध चिंतन से ही माना जाता है। दूसरी बात, चिंतन के लिए समस्या का होना आवश्यक है। जब हमारे सामने कोई समस्या होती है तभी चिंतन आरंभ होता है। यदि समस्या ही नहीं है तो चिंतन होता भी नहीं है। तो चिंतन के लिए समस्या का होना जरूरी है। व्यक्ति के सामने जब कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका कोई तात्कालिक समाधान नज़र नहीं आता है, कोई भी व्यक्ति है उसके सामने अगर ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए जिसका तत्काल हमें कोई समाधान नज़र नहीं आता, तो उसके समक्ष एक समस्या आ खड़ी होती है और इसी समस्या के साथ चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो चिंतन कहाँ से शुरू होता है? समस्या के आरंभ से ही चिंतन शुरू हो जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते
अचानक वो खराब हो जाती है, रुक जाती है, तब हमारे मन में विचार शुरू हो जाता है कि गाड़ी कैसे रुकी, अब इसको मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे वापस से चालू हो सकती है। उसके बारे में अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं। वही चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कई बार क्या है, इसको एक विशेष तथ्य समझे, चिंतन की समस्या समाध्य यानी समाधान योग्य होती है। चिंतन में हम क्या करते हैं, कोई भी समस्या है उसका कोई ना कोई समाधान अवश्य होगा, तो चिंतन की समस्या समाध्य यानी समाधान करने योग्य होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्वर्ण पहाड़ यानी सोने के पहाड़ के संबंध में सोच विचार कर रहा है कि सोने का पहाड़ ऐसा होता होगा, मुझे से मिलेगा, तो उसको हम चिंतन नहीं कहेंगे, वो केवल क्या है, कल्पना मात्र है, वो कल्पना है। चिंतन में समस्या का समाधान जरूरी होता है और कल्पना में हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, उसमें कोई समस्या का समाधान नहीं होता। फिर देखिए, चिंतन में प्रतीकों की प्रधानता होती है। ये प्रतीक पूर्व की घटनाओं एवं वस्तुओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। कोई भी मान लीजिए पूर्व में घटना घटित हुई, हम गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी खराब हो गई, आगे नहीं बढ़ रही है, अब कैसे शुरू हो, तो पहले कभी ऐसी घटना कि पहले भी हमारे साथ कभी ऐसा कोई वाकया घटित हुआ हो जिसमें गाड़ी खराब हो गई थी, फिर वो कैसे शुरू हुई, वो हमारे मन में आने लग जाते हैं और उसी तरह का विचार हम कोई ना कोई खोजने लग जाते हैं। तो वो क्या है, चिंतन में कोई ना कोई प्रतीक होते हैं, प्रतीकों की प्रधानता होती है। ये प्रतीक क्या है, पूर्व की किसी घटना या वस्तु के प्रतिनिधि के रूप में जो वस्तु आती है वही प्रतीक के रूप में कार्य करती है। फिर देखिए, चिंतन में मानसिक तत्परता का भी हाथ होता है। मानसिक तत्परता क्या, कि किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर व्यक्ति उस समस्या के समाधान के समय एक विशेष दिशा में मानसिक रूप से तत्पर हो उठता है। कोई भी समस्या उत्पन्न हुई तो वो समस्या का समाधान क्या हो, इसके लिए हमारा मन किसी एक दिशा में गति करने लग जाता है और उसी दिशा में वह प्रयत्न एवं भूल के द्वारा समस्या का समाधान खोजने लगता है। पहले हम कोई उपाय खोजते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती, कहीं भूल हो जाती है, फिर दूसरा उपाय सोचते हैं, ऐसे प्रयत्न करते हैं, फिर भूल होती है, फिर प्रयत्न करते हैं। तो प्रयत्न और भूल के द्वारा हमारा मन कोई ना कोई उपाय ढूंढने में लग जाता है। ये भी चिंतन की प्रक्रिया है। फिर चिंतन में प्रयत्न तथा भूल होते हैं। चिंतन में हमेशा प्रयास होंगे, भूल भी होंगे। जब व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करता है तो उसे कभी सफलता मिलती है और कभी असफलता मिलती है। ये प्रयत्न तथा भूल मानसिक स्तर पर समस्या के समाधान तक जारी रहते हैं। समस्या उत्पन्न हुई, हमने उपाय खोजना शुरू किया, एक उपाय सोचा, उसको हमने लागू किया, लेकिन वो असफल रहा। तो ऐसी स्थिति में कभी हमें असफलता मिलती है और अंत में हमें सफलता भी प्राप्त हो जाती है और अंत में समस्या का जब अंतिम समाधान होता है तब तक वो चिंतन की प्रक्रिया जारी रहती है। प्रयत्न भूल साथ में जुड़ते रहते हैं। फिर चिंतन की प्रक्रिया समस्या के समाधान तक जारी रहती है। जब तक अंतिम समाधान नहीं हो जाता समस्या का, तब तक चिंतन जारी रहता है। लक्ष्य की प्राप्ति होते ही समस्या हल हो जाती है और इसी के साथ चिंतन क्रिया का भी अंत हो जाता है। जैसे ही समस्या का अंतिम समाधान हमें प्राप्त हो जाता है तो लक्ष्य की प्राप्त होते ही समस्या का भी समाधान होगा और चिंतन की प्रक्रिया का भी वहीं समापन हो जाएगा। फिर देखें तो इनके अलावा चिंतन सभी प्रकार से एक संज्ञानात्मक व्यवहार क्रिया है। हम एक व्यवहार जो विशेष रूप से लोगों के साथ देखना चाहते हैं, ऐसा संज्ञानात्मक व्यवहार चिंतन है। फिर चिंतन किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है। कोई ना कोई लक्ष्य उद्देश्य हमारे सामने होता है, उसकी प्राप्ति के लिए चिंतन की प्रक्रिया होती है। फिर चिंतन में मानसिक खोज होती है, गत्यात्मक खोज नहीं। कोई भी चिंतन की प्रक्रिया है उसमें मानसिक खोज होगी, गत्यात्मक खोज नहीं। मानसिक खोज, गत्यात्मक खोज कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे
हमारी चाबी खो गई है। चाबी के खो जाने पर हम इधर उधर दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, वो तो गत्यात्मक खोज है। इधर उधर दौड़ने भागने से हमें चाबी मिलने वाली नहीं है। हम उसके बारे में मानसिक खोज करते हैं कि चाबी मेरी जेब में कब थी, मैंने उसे कहाँ रखी होगी, अन्य चाबियों के साथ तो कहीं वो नहीं चली गई। ऐसी खोज करना मानसिक खोज कहलाती है। तो चिंतन मानसिक खोज ही होती है, गत्यात्मक खोज नहीं मानी जाती है। ये सभी चिंतन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, चिंतन के साधन या उपकरण क्या है। कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा चिंतन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, चिंतन का विकास होता रहता है। इनमें हम पढ़ते हैं, तो चिंतन की प्रक्रिया से जुड़े हुए तत्वों तथा काम में आने वाले साधनों या उपकरणों को निम्नलिखित रूपों में हम समझ सकते हैं। क्या क्या रूप हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला रूप आता है बिंब। देखिए बिंब क्या होता है, हम कोई भी शब्द को सुनते हैं, उस शब्द को सुनते ही हमारे मन में उसका कोई ना कोई चित्र सा बन जाता है। तो जब किसी भी वाणी, भाषा या शब्द को सुनते ही हमारे मन में उसका चित्र सा बन जाता है, वही बिंब कहलाता है। तो जब भी समस्या उत्पन्न हुई, समस्या के समाधान के बारे में हमने विचार करना शुरू किया, तो हमारे मन में अनेक प्रकार के शब्द चित्र बनते रहते हैं। वो शब्द चित्र ही बिंब कहलाते हैं और ये बिंब चिंतन के विकास में सर्वाधिक उपयोगी माने जा सकते हैं। तो देखिए क्या है ये बिंब, प्रायः चिंतन साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। मानसिक चित्रों के रूप में बिंबों में व्यक्ति के उन दृश्यों, अनुभवों तथा वस्तुओं से संबंधित व्यक्तिगत अनुभव सम्मिलित होते हैं, जिन्हें वास्तविक रूप में देखा हो या जिनके बारे में सुना या अनुभव किया हो। देखिए जब भी हमने पहले उदाहरण दिया कि गाड़ी खराब हो गई, तो उस समय पहले कभी गाड़ी खराब हुई हो, उस समय उस स्थिति का दृश्य हमारे मानस पटल में घूमने लग जाता है। तो हमने पूर्व में कोई दृश्य देखा, पूर्व का हमारा कोई अनुभव है, पहले हमने किसी वस्तु को देखा है, उन सभी के अनुभव के आधार पर हमारे मानस पटल में, मन मस्तिष्क में शब्द चित्र बनते रहते हैं, विचार बिंब बनते रहते हैं। यही बिंब कहलाते हैं। ये बिंब कैसे होते हैं, कभी स्मृति के आधार पर बनते हैं, कभी कल्पना के आधार पर ये बिंब यानी शब्द चित्र बनते रहते हैं। तो देखिए कई स्मृति बिंब होते हैं जो इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभवों पर आधारित होते हैं। पहले की याददाश्त के आधार पर शब्द चित्र बनते हैं, अथवा कई बार कल्पना बिंब भी होते हैं जो कल्पनाओं पर आधारित होते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। इस प्रकार बिंब वास्तविक वस्तुओं, अनुभूतियों तथा क्रियाओं के प्रतीक होते हैं। तो जब भी हमारे सामने समस्या आती है, उस समस्या के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। सोचना शुरू होते ही अनेक प्रकार के चित्र से मन मस्तिष्क में आने लगते हैं। वो चित्र ही बिंब के रूप में कार्य करते हैं। फिर संप्रत्यय। संप्रत्यय क्या है कि किसी भी वस्तु के बारे में हम एक निश्चित सा व्यवहार बना लेते हैं, निश्चित सा विचार कर लेते हैं कि ऐसा होता होगा। जैसे किसान, किसान शब्द सुनते ही एक भोला भाला गरीब दृश्य व्यक्ति का चित्र हमारे सामने आ जाता है, जो बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी उसको भरपेट भोजन की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति नहीं कर पा रहा है। ऐसा दृश्य चित्र बनता है। वही एक अवधारणा के आधार पर, संप्रत्यय के आधार पर मन में विचार बन रहा है। तो देखिए संप्रत्यय भी चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन है। संप्रत्यय है क्या? संप्रत्यय एक सामान्य विचार है जो किसी सामान्य वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है और जो उसी सामान्य वर्ग की सभी वस्तुओं या क्रियाओं की किसी सामान्य विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी भी बताया, किसान शब्द सुनते ही किसान कैसा होता होगा, उस प्रकार का एक विचार, सामान्य विचार है, वो मन में आ जाता है। उसी को हम संप्रत्यय कहते हैं। संप्रत्यय निर्माण या सामान्यीकरण से हमारे चिंतन प्रयासों में मितव्ययता आती है कि जब एक संप्रत्यय बन जाता है तो हम एक निश्चित नियम पर पहुंच जाते हैं और विचार जो हमारा चिंतन है उसमें हम कुछ कमी करते हुए उस चिंतन की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं। इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक उदाहरण है,
उदाहरण स्वरूप जब हम बंदर शब्द सुनते हैं तो तत्काल हमारे मन में बंदरों की सामान्य विशेषताएं ही नहीं घूम जाती, बल्कि बंदरों के संबंध में अपने व्यक्तिगत अनुभव भी हमारे चेतन पटल पर आ जाते हैं और हमारे चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने किसान का उदाहरण दिया, वैसे ही बंदर का उदाहरण भी आप ले सकते हैं कि कोई भी बंदर शब्द बोलते हैं तो बंदर शब्द को सुनते ही हमारे मन में बंदरों में क्या विशेषताएं हैं, कैसे वो उछल कूद करते हैं, मेरे साथ भी एक बंदर ने ऐसी घटना की थी, ऐसी बातें हमारे मन में घूमने लग जाती हैं। वो सभी संप्रत्यय के आधार पर विकसित होती हैं। तो पहले बिंब यानी शब्द चित्र बनना, फिर किसी वस्तु की सामान्य अवधारणा, उसके बारे में सामान्य विचार क्या है, वही संप्रत्यय है। तीसरा साधन आता है चिंतन का, वो है प्रतीक एवं चिन्ह। ये क्या है? प्रतीक एवं चिन्ह वास्तविक विषयों, अनुभूतियों तथा क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ट्रैफिक की लाइटें हैं, रेलवे सिग्नल हैं, स्कूल की घंटियां हैं, गीत, झंडा, नारे, ये सभी प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं। किसी न किसी प्रतीक को ये प्रकट करती हैं और ये भी हमारे चिंतन को आगे बढ़ाती हैं। चिंतन के संप्रत्यय भी प्रतीकों एवं चिन्हों के द्वारा ही अभिव्यक्त होते हैं। इन प्रतीकों एवं चिन्हों से चिंतन को बढ़ावा मिलता है। जो भी प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनसे हमारा चिंतन आगे ही विकसित होता है। कैसे? चिंतन में कैसे मिलता है कि इनकी सहायता से तत्काल ज्ञान हो जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। कोई भी प्रतीक चिन्ह हम देखते हैं, उस प्रतीक को, चिन्ह को देखते ही हमारा चिंतन है, हमारी सोच विचार की क्षमता है, वो और अधिक काम करने लग जाती है और हम सोचने लग जाते हैं कि अब हमें क्या करना है और कैसे करना है। जैसे हम रेलगाड़ी में जा रहे थे, एक स्टेशन पर चाय पानी आदि पीने के लिए उतर जाते हैं और वहाँ थोड़ा विश्राम करने लग जाते हैं। इतने में क्या है, रेल का जो गार्ड है वो गार्ड हरी झंडी हिला देता है। हरी झंडी को हिलता देख करके उसने कोई बोला नहीं है, लेकिन हरी झंडी प्रतीक किसका है कि अब गाड़ी चलने वाली है। तो रेल में गार्ड के द्वारा हरी झंडी का हिलाना हमें बता देता है कि गाड़ी चलने वाली है, अब हमें गाड़ी में बैठ जाना चाहिए। तो वो हरी झंडी प्रतीक हो गई कि हमें गाड़ी में बैठना है और गाड़ी में बैठ करके आगे अपने गंतव्य तक पहुंचना है। ये प्रतीक भी हमारी सोच विचार की क्षमता को आगे बढ़ाते हैं, चिंतन को विकसित करते हैं। चौथा साधन है भाषा। देखिए, भाषा केवल पारस्परिक संपर्क बनाने का ही साधन नहीं है, अपितु चिंतन का भी साधन है। चिंतन को भी विकसित करने में भाषा का महत्वपूर्ण रोल होता है। इनमें शब्द होते हैं जो प्रतीकात्मक होते हैं। कई बार हम शब्दों के स्थान पर संकेतों का प्रयोग भी कर देते हैं। वो कैसे? जैसे कोई बोल नहीं रहे हैं लेकिन मुस्कुराना, किसी की ओर देखकर मुस्कुराना, अंगूठा दिखाना, आँख निकालना, कंधे झटकना, ये इत्यादि महत्वपूर्ण अर्थ रखते हैं। इनसे कोई न कोई भाव प्रकट होता है। तो चिंतन की प्रक्रिया के लिए भाषा एक सशक्त एवं अत्यंत विकसित साधन के रूप में मानी जाती है। भाषा से भी चिंतन आगे बढ़ता है। इसके अलावा सूत्र, देखिए, गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों में सूत्रों के सहारे चिंतन को विकसित किया जाता है। गणित या विज्ञान जैसे विषय हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ अनेक प्रकार के सूत्र होते हैं और वो सूत्र हमें अपनी समस्या के अंतिम समाधान तक ले जाते हैं। सूत्रों से भी समस्या का समाधान किया जाता है। एक छोटे से सूत्र में व्यापक अर्थ निहित होता है। सूत्रों की सहायता से चिंतन में समय भी बहुत कम लगेगा। यदि सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं होगी, चिंतन कम होगा और कम समय में हम समस्या के समाधान तक पहुंच जाएंगे। प्रतिमाएं, कि व्यक्ति के पूर्व अनुभव प्रतिमाओं के रूप में विद्यमान होते हैं। व्यक्ति ने यदि पूर्व में कोई अनुभव किया है तो वो एक तरह से प्रतिमा के रूप में, मूर्ति के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में छा जाता है और उनका उपयोग करके भी हम चिंतन को विकसित कर सकते हैं। तो प्रतिमाओं का उपयोग विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस विषय से संबंधित हम चिंतन कर रहे हैं। एक है प्रतिबोध। प्रतिबोध क्या होता है? प्रतिबोध के माध्यम से भी चिंतन की प्रक्रिया को प्रेरणा मिलती है। जैसे अध्यापक ने किसी बच्चे को शराब पीते हुए देख लिया,
कहीं बच्चा शराब पी रहा था, अध्यापक की उस पर नज़र पड़ गई। अब अध्यापक उसकी शराब की लत को छुड़ाना चाहता है, तो अध्यापक अपने पूर्व के व्यवहारों को देखता है कि ये बच्चा पहले कैसा था, इसका व्यवहार कैसे रहा होगा, अब इसको सही लाइन पर कैसे लाया जा सकता है। तो अब वह शिक्षक उसके व्यवहार का अध्ययन अपने अनुभवों के द्वारा कर सकेगा और उसकी आदत को सुधार सकेगा। इसी को प्रतिबोध कहा जाता है और ये प्रतिबोध भी चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये अपने चिंतन क्या है, चिंतन का अर्थ, चिंतन की परिभाषाएं, चिंतन की विशेषताएं और चिंतन के विकास के लिए आवश्यक साधन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। इसी के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे चिंतन के भेद क्या होते हैं, चिंतन क्यों आवश्यक है, इनको अगले वीडियो में आपके सामने लाया जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर भी अवश्य करें। पुनः सभी का धन्यवाद।